अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह नाज साहब के साथ आपकी खिदमत में हमेशा की तरह हाजिर। आप देख रहे हैं वीनस चैनल। हफ्ते का दिन है, रात के बजे हैं 9 और 9 बजे हम आपकी खिदमत में आ जाते हैं। एक्चुअली ये लाइनें जो है ना, ये आज मैंने चोरी कर ली, चीटिंग कर ली मैंने। ये है हमारे डॉक्टर नसरुल्लाह साहब की लाइन और मैंने कहा नहीं जी, अब मतलब थोड़ा सा मैं भी तो कुछ करूँ ना ऐसा काम, मतलब कि लोग मुझे भी थोड़ा ज़्यादा देख लें। एनीहाउ, आज हम बात करेंगे रिहेबिलिटेशन डे, फिजियोथेरेपी डे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रियली। यानी अक्सर देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद या किसी भी हादसे के बाद, किसी भी चोट के बाद जो असल काम होता है, नेचुरली वो तो खुदा न खासा अगर बहुत सीवियर है तो फिर ऑपरेशन की बात जाती है, लेकिन पहली फुर्सत में हम जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास और ये लोग वो काम करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आने वाले प्रॉब्लम से हमें बचा लेते हैं। मतलब नॉर्मली लोग ये सोचता है कि या अल्लाह मेरी हड्डी गई, अब तो ये गई, अब तो मुझे ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका इल्म, नेचुरली देखिए बात वही आती है कि ये जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ये तालीम हासिल करते हैं। ना ही ये फेसबुक को देख के फॉलो कर रहे होते हैं, ना ही व्हाट्सएप पे कोई बातें आई तो उन्होंने उसी को फॉलो। इनकी बाकायदा तालीम होती है, टाइम देते हैं 2, 3, 4, 5, 6 साल। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल होते हैं कि वो इस तरह के मरीज़ों को जो बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं, उनको अपनी नॉलेज के ज़रिए ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग फिट हो जाते हैं। तो आज उस दिन के बारे में, इन लोगों के बारे में बात होगी और आई एम श्योर हमेशा की तरह डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह जी हमें पूरी तरह गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक जी, हैं? अल्लाह का शुक्र इसके बाद मैं यहाँ चला जाता हूँ, फिर है। आऊँगा आपकी तरफ, वरना अच्छा इनके सलाम दुआई होगी सर। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे व्यूवर से जोड़ दिया, और व्यूवर से जब मैं जुड़ता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और आप भी हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारी ज़बान में तासीर रखे कि जब हम बात करें वो आपके दिलों तक पहुँचे और आप उस पर अमल करेंगे तो यकीनन रिहेबिलिटेशन तो होती है जब आप खुश होते हैं। बिल्कुल सर। देखें पता है क्या है, हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग यहाँ आते हैं नेचुरली, इतनी दूर से आना, फिर बेलॉस आई मीन और फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब किसी को इतनी अच्छी नॉलेज देना, जानकारी देना, तो ये बहुत बड़ा काम है। और माफ़ कीजिएगा, आजकल तो सिवाय पैसों के बात ही नहीं करता कोई भी। पहले माल चाहिए फिर काम बताएं आप। इवन सुपारी भी वो उसके पैसे एडवांस में ले लेते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लेना ना शुरू कर दीजिएगा, मैंने पता नहीं कुछ और काम शुरू हो नहीं, जाएगा। हमारी कौम जो है सुपारी को सुपारी ही समझती है, वो वाली सुपारी तो इंडिया वाली सुपारी नहीं समझती है। हाँ डॉक्टर साहिबा, रिहेबिलिटेशन डे, जी पहले तो इसका थोड़ा सा डिटेल्ड कर दें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो डॉक्टर साहब की तरफ भी जाएंगे। जी। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो जितने भी तमाम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी हैं पाकिस्तान में, पूरी वर्ल्ड वाइड जो है, उनको फिजियोथेरेपी डे एंड रिहैबिलिटेशन डे जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप लोग वो मसीहा हैं जो लोगों को दोबारा से चलने के काबिल करते हैं। आप लोग वो मसीहा हैं जो लोगों को दर्द से निजात दिलाते हैं। तो ऐसे मसीहाओं को हमारा सलाम है और आप सब लोगों को ये खूबसूरत दिन मुबारक हो। एक मिसकंसेप्शन जो है बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि फ़िज़ियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन में जो लोग हैं वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन जितने भी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं वो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। आज से कुछ साल पहले ऐसा था कि फ़िज़ियोथेरेपी की डिग्री जो है वो इतनी अपडेटेड नहीं थी, तो वहाँ पर जो है वो बैचलर की डिग्री कहलाती थी, लेकिन अब जो डिग्री है वो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, ये बाकायदा पूरी डॉक्टर की उनकी डिग्री है। उसके साथ साथ उनका आगे 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन है और फिर जो है PhD, MPhil, और इसमें फर्दर जिस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन होती है इस तरह है। तो वो लोग जो जिनका ये मिसकंसेप्शन है कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नहीं होते, तो उनके लिए एक नॉलेजेबल बात ये है कि DPT का मतलब यही होता है कि डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। बाकायदा वो तमाम मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, तमाम चीज़ें पढ़ते हैं और तो उन्हें
पूरी इन्फॉर्मेशन होती है मेडिसिन्स के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कम्युनिटी मेडिसिन्स के बारे में, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, हर चीज़ के बारे में उन्हें पढ़ाया जाता है। बाकायदा उनकी डिग्री है, इसीलिए उनको डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी कहा जाता है। अब पाकिस्तान में तो ये चीज़ें अब अपडेटेड हुई हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो पहले से ही इनको एज अ डॉक्टर ट्रीट किया जाता है। और इस मौके पे मैंने इन सब की तरफ से एक तर्जुमानी की है। नहीं, एक बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि एक्चुअली पहले फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में इतना लोगों को इल्म भी नहीं था, जानकारी नहीं थी लोगों को ना, तो ये भी वजह थी कि इनको हम बड़ा इजी लेते थे। बिल्कुल। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें जगह जगह ये क्लिनिक्स भी खुल गए हैं और लोग जा रहे हैं। और मेरे अपने घर में मेरी वाइफ की नी रिप्लेसमेंट हुई थी, तो हम भी जाते थे। उसके बाद तो बड़े सीनियर किस्म के लोग आते थे डॉक्टर साहब, और जिनकी एंट्री भी देख के हमें बस ये होता था कि अल्लाह ताला आफियत फरमाए इनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी वाकई ये जो आपने बात कही है ना, मतलब ये कि अब मेरे ख्याल से कुछ अपडेटेड भी हुई ये चीज़ें ना। अब बिल्कुल, पहले जो थी वो उसमें जैसे बैचलर की डिग्री थी, उसमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। आपको पता है कोई भी चीज़ अपग्रेड होती है। 3 साल का कोर्स था, उसके बाद ये 4 साल का हुआ, अब ये 5 साल का, 1 साल का हाउस जॉब इक्वली टू द MBBS। तो उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आहिस्ता आहिस्ता इस डिग्री को अपडेट किया गया पाकिस्तान में। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो लोगों असल में हमारे यहाँ सब लोग जो हैं वो अपने आप को अपडेटेड नहीं करते, और उन लोगों को वही कॉन्सेप्ट जो पीछे चले आते हैं वही आते हैं। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट हैं उन लोगों को क्लियर करना चाहिए, इसलिए हम सबको अवेयरनेस दे रहे हैं। और रिहैबिलिटेशन का मतलब जो होता है कि रिहैबिलिटेट यानी आपको दोबारा से मूवमेंट, दोबारा से ज़िंदगी में आना, उसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन। और फिज़िकल थेरेपी का मतलब ये होता है कि फ़िज़िकल ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट रेडिएशन, हीट थेरेपी, और आगे साथ साथ हम आगे बताते जाएंगे। नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की आपने कि वाकई जानकारी के लिए ही इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह साहब की कोशिश रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब पहले ये मतलब इतना वो नहीं था, अब 6 साल का कोर्स हो गया है। 6 साल का मतलब आई मीन आप सोचें ज़रा, दे आर डॉक्टर्स आई मीन आपको ऑपरेशन से बचा लेते हैं। व्हाट एल्स यू नीड, आई मीन वरना हम हर आदमी के बस की बात नहीं कि ऑपरेशन करवा ले बड़ा इजीली जाके, और उसके बाद के जो इश्यूज होते हैं वो तो एक दफ़ा आप कट गए ना तो माफ़ कीजिएगा। देखिए ये तो अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह ने एक चीज़ बना के भेजी है नेचुरल, उसमें अगर हम पैबंद लगा दें तो कपड़े की तो बात और है, लेकिन इंसान के मामले में ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा क्लियर किया डॉक्टर साहिबा ने कि क्या मतलब पहले क्या था। पहले ठीक है लोग नहीं भी जाते थे तो वो इतना एजुकेशन वाला मामला नहीं था, इतनी जानकारी फिजियोथेरेपिस्ट को भी नहीं थी। अब 6 साल का मामला हो गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लोगों को अब जा भी रहे हैं वैसे लोग, लेकिन और ज़्यादा हिम्मत करनी चाहिए बजाय कि ऑपरेशन की तरफ जाएं। क्या कहते हैं आप? आपको याद होगा कि पहले ही बहुत अरसा पहले एक हमारा जीपी हुआ करता था। हम आंख में दर्द है तो भी उसको दिखाते थे, पेट में दर्द है तो भी इसको दिखाते थे, कहीं आपको जॉइंट पेन थी तो भी उसी को दिखाते थे। मोहल्ले में एक डॉक्टर हुआ करता था। बच्चों को तकलीफ़ थी तो भी उसी के पास जाते थे। तो अब कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, अब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं हमारे लोग और समझने लगे हैं कि अगर बच्चे को तकलीफ़ है तो पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, आँख में तकलीफ़ है ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाना है, अगर जॉइंट में पेन है, और या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, और अगर कोई ऑपरेशन का मामला है तो ऑर्थोपेडिक के पास जाना है। आपको न्यूरो सर्जन अलग है, फिजिशियन अलग है, डायबिटोलॉजिस्ट अलग है। हालांकि एक जो बीमारी है डायबिटीज़ की वो एक फिजिशियन भी देखता है, लेकिन लोग अब इतना अवेयर हो गए हैं कि वो सीधा डायरेक्टली एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसी तरह नर्व का कोई प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो हर फील्ड में लोग समझने लगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में आप हर बीमारी के लिए लोग जीपी के पास ही जाते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि अगर आपको जॉइंट में कहीं इन्फ्लेमेशंस हैं, कहीं आपको मस्कुलर पेन है, तो आपको पहले आपको कहते हैं ना कि आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं जी, ना कि ये है कि ऊपर से नीचे को उतरते हैं। आपको पहले नीचे वाले स्टेप से चढ़ना चाहिए। आपको पहले अगर आपको जॉइंट में पेन है, आपको फिजिकल रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, सबसे पहले तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। अगर वो समझते हैं कि आप को किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी और मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो किसी और प्रोसेस की ज़रूरत है, प्रोसीजर की ज़रूरत है, तो फिर वो रेफ़र करेगा ना। एग्जैक्टली। तो होता ये है कि आप
پہلے آپ چلے جاتے ہیں کہ نیورولوجسٹ کے پاس یا آرتھوپیڈک کے پاس، اگر وہ پھر وہ میڈیسنس پہ آپ کو رکھتے ہیں، اگر ضرورت ہے تو وہ فزیوتھراپی میں ریفر کرتے ہیں، نہیں تو نہیں بھی کرتے. تو ہونا تو یہ چاہیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو مسکولر پین ہے، اگر آپ کی سویلنگ نہیں ہے، تو ڈاکٹر آف فزیوتھراپی جو ہے، فزیکل تھراپسٹ، وہ آپ کو دیکھ لیتا ہے. اگر خدا نخواستہ فریکچر ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ریفر کر دیں گے. لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا جیسے ڈاکٹر شبانہ نے شروع میں سٹارٹ میں کہہ دیا کہ لوگوں کو اتنی ابھی بھی اویئرنیس نہیں، اس کے باوجود کہ لوگوں کو بہت گائیڈ کیا جاتا ہے. آپ کے ہاتھ پیر سن ہوتے ہیں، آپ کا پوسچر کا کوئی ایشو ہے، تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کا نیورولوجسٹ، نیورو فزیشین، یا آپ کا آرتھوپیڈک یا عام فزیشین اگر کوئی پرابلم ہے. ایون کہ ENT والے کے پاس بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں اگر ان کو چکر آتے ہیں، اگر کان کا کوئی ایشو ہے تو اس کی وجہ سے بھی آتے ہیں. تو لیکن اگر نہیں ہے تو سروائکل اسپونڈیلوسس کی وجہ سے بھی چکر آتے ہیں، تو وہ ریفر کر دیتے ہیں. جی. تو آپ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیے کہ ایک فزیوتھراپسٹ، ڈاکٹر آف فزیکل تھراپسٹ جو ہوتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. تو آپ کو ڈائریکٹلی دیکھیں، بہت سارے آپ کے ایون کہ آپ کی جیب پہ بھی بوجھ نہیں پڑے گا آپ اگر طریقے سے جائیں گے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس دینا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو اگر اس کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جو آگے فردر ہم بتائیں گے، تو ایسی کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ کو فزیوتھراپسٹ کے پاس جانا ہے. دیکھیں یہی باتیں جو نوٹ ڈاؤن کی جاتی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی یاد ہوگا، ایکچولی آپ کو بھی یاد ہوگا، پہلے کے زمانے میں کمہار ہوا کرتے تھے، رائٹ سر؟ اب لوگ ان کے اچھا اس زمانے میں فزیوتھراپسٹ کا کوئی کانسیپٹ تھا نہیں، فرینکلی اسپیکنگ. یہ جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ہمارے دادا باپ دادا یہ وہ آمین واللہ عالم، جس طرح چائنیز بیٹھے ہوئے صدر میں، ڈینٹسٹ ہے نا، ایسا ہی ہے. بالکل. تو وہ بڑا ہی یونیک، کچھ بھی اگر آپ کا کندھے میں درد ہو گیا تو آپ ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے وہ مرم شرم لگایا، جو بھی ان کا اپنا ایک ہوتا تھا ٹریڈیشنل، اور اس کے بعد پٹا شٹا باندھ دیا، اور پھر آپ کو ہر روز دوسرے روز تیسرے ہفتے میں ایک دفعہ چکر لگانا پڑتا تھا. اب وہ ایڈوانسمنٹ ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں تعلیم کی وجہ سے. اب یہ جو فزیوتھراپسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، میں جو مطلب میرا بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس رہا ہے، پیچھے میرے پیر میں درد تھا تو میں گیا تو باقاعدہ مجھے ٹریٹمنٹ دیا انہوں نے. الیکٹرک کا بھی کوئی سسٹم ہے آپ کا نا، جس کے ذریعے بھی آج کل ایک کام ہو رہا ہے نا. تو اب دیکھیں، اب چیزیں بدل گئی ہیں، اب کمہار والا زمانہ نہیں رہا. اب ایسا ہے کہ الحمدللہ اگر کوئی 5-6 سال کی تعلیم لے کے، ہم پہلے کے جو ہے نا ٹوٹکوں پہ تو ٹھیک ہے، گھر میں چھوٹے موٹے ٹوٹکوں تو نو پرابلم، اس پہ تو ہم کبھی بھی اعتراض کر نہیں سکتے، لیکن گھر کی حد تک اور تھوڑی ہے، مطلب لمیٹڈ اس میں. ایسا نہ کہ لمبا چوڑا اگر ہوا تو آپ نے کمہار کی طرح خود ہی پٹا باندھ دیا، ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہے کہ اب یہ تعلیم یافتہ فزیوتھراپسٹ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہر گھر، ہر محلے میں یا ہر قریبی علاقے میں آپ کے کوئی نہ کوئی ایسا کلینک ہوتا ہے ہوگا جہاں یہ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں. تو ان سے رابطہ کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سیڑھی ہے یہ پہلی آپ کی، بجائے کہ اوپر جا کے نیچے گریں، تو کیا ہی اچھا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر فائنینشلی برڈن بھی کم پڑے گا. ڈاکٹر صاحب اب جیسے میں نے کہا کہ کمہار ہوا کرتے تھے، خیر اب تو ان کا ریشیو تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. جہاں ہوتے ہیں یہ میرے کو جامع کلوتھ کی طرف بیٹھتے تھے پہلے، ابھی میں کبھی جاتا ہوں تو بیٹھے ہوتے ہیں وہی لوگ. بہرحال وہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ اب بھی کچھ لوگ ہیں جو اس طرف جا رہے ہیں، وچ از ناٹ فیئر. جی تو اب اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوتا ہے بندے کو، تو ڈاکٹر کے پاس تو خیر جانا ہی پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہیں. تو اب آج الحمدللہ، پہلے تو ہم ایک ہی ڈاکٹر سے سارے علاج کرواتے تھے، جو کہ انفیئر تھا اور کئی ایشوز اٹھ جائے. اب تو یہ آگے جانکاری ہونی چاہیے لوگوں کو. کیا کہتی ہیں آپ؟ جی، اس سلسلے میں جیسے میرے بہت سارے انٹرنیشنلی بھی ہمارے جو ہوتے ہیں پروگرامز، اس میں بھی میں نے لوگوں کو ایک مسکنسیپشن جو لوگوں میں اکثر مسکنسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ کی کمر میں درد ہے، آپ کے ہاتھ سن ہو رہے ہیں، پیر سن ہو رہے ہیں، جوائنٹ پین ہے، آرتھرائٹس ہے، نی میں پین ہے، تو لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ بہت زیادہ غلط کانسیپٹ ہے. ایون کہ ایجوکیٹڈ لوگ بھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہم آرتھو والے کے پاس جائیں، پہلے ہم نیورو والے کے پاس
पास जाएं, हम उन्हें दिखाएं, अगर वो हमें रेफ़र करेंगे तो हम फिजियोथेरेपी में जाएंगे। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि अगर आप ENT वाले, गला ख़राब है और आप अगर फिजिशियन या आप सपोज ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं और ऑर्थोपेडिक वाला आपको कहता है कि आप ENT वाले के पास जाएं, तो वो चीज़ बिल्कुल इसी तरह है जब आप न्यूरो वाले के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि उनका केस नहीं है, ये फिजियोथेरेपी का केस है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर वही आपको रेफ़र करेंगे तो आपने फिजियोथेरेपी करानी है। ऑर्थोपेडिक वाले के पास अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप जाते हैं आई वाले के पास, वो कहता है मेरा केस नहीं है, आप हड्डी वाले के पास जाएं। ठीक है, इसी तरह से ऑर्थोपेडिक वाले के पास जब आप जाएंगे तो वो, अब जाहिर है, अब जिसमें जस्टिफिकेशन है वो सिंपल कहेगा मेरा केस नहीं है, आप चले जाएं। ये आपकी मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप पहले उस डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर जाके आप उनको फीस देंगे उनकी मेडिसिन पे, फिर उसके बाद फाइनेंशियली भी इतने थक जाएंगे कि उसके बाद जब आपका जो असल ट्रीटमेंट है, जो असल, अगर आपको जॉइंट पेन है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो आप जाते वक्त फिर कहेंगे अब शायद मेरे पास ना फाइनेंशियली इतना बर्डन रहा है, ना ही मैं जा के छुट्टियाँ करके। तो ये बात यह है, अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो जिस तरह डायरेक्टली अगर आँख ख़राब है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ENT का प्रॉब्लम है डायरेक्ट ENT के पास जाते हैं। इसी तरह डॉक्टर और फिजिकल थेरेपिस्ट, डॉक्टर हैं, आपको जॉइंट पेन है, स्प्रेन है, स्ट्रेन है, कोई भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, आप डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपको असेस करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, और अगर वो ज़रूरी समझेंगे कुछ एक्सरेज या जो भी इन्वेस्टिगेशंस और उनकी अपनी असेसमेंट, उसके बाद अगर नहीं ज़रूरत होगी फिजियोथेरेपी की, जैसे आई वाला कह देगा कि आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएं, ऑर्थोपेडिक वाला कहेगा थेरेपिस्ट है, इसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी तो वो आपको रेफ़र कर देंगे उससे मुतालिक डॉक्टर के पास। ये जहन में से निकाल दें कि आपको कोई और रेफ़र करेगा तो आप फिजियोथेरेपी, अगर आपकी नॉलेज है, अवेयरनेस है, आपको पता है, तो आपने डायरेक्टली फिजियोथेरेपी में जाना है। वेरी गुड। देखें डॉक्टर साहिबा ने भी इसको सेकंड कर दी बात को, डॉक्टर नसरुल्लाह साहब की बात को, कि देखें प्लीज़ हर एक के अलग अलग डॉक्टर्स हो गए माशाल्लाह, और इतनी जानकारी तो हमारी कौम को आ गई है। पहले बिल्कुल ऐसा ही होता था। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि एक ही डॉक्टर, उसके बाद सारे इलाज, यानी हर तरह के इलाज के लिए हम चले जाते थे, और उसमें अक्सर पेशतर बड़े 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 प्रॉब्लम्स हो जाते थे। नेचुरली उनकी फील्ड नहीं थी। हाँ, अब ये डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा देखना है कि अगर उनकी फील्ड नहीं है, और ये तो तय है, मैं गया था पिछले दिनों, मेरे पैरों में इश्यूज़ थे, तो मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने देखा कि नहीं ये हमारा नहीं है, आप ऐसा करें कि इनके पास चले जाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए डॉक्टर्स भी समझ रहे हैं कि उनका काम क्या है। हम तो आगे बढ़े ना, हम स्टार्ट लें पहली सीढ़ी से, और ये बहुत ही अच्छी बात की आपने सर, वाकई माशाअल्लाह। अदरवाइज तो ऊपर चढ़ गए तो गिरेंगे कैसे आप सर। ये डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। अब खुदा न खासा बंदे के अगर पैर में वो पोस्चर्स के पे बैठने का भी इशू होता है आपका, कभी कभी आपका कंधा रह जाता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। इसकी मतलब, तो आपके करीब अगर फिजियोथेरेपिस्ट का कोई क्लिनिक नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है आपके करीब, तो बंदा क्या करे? देखिए जिस तरह MBBS, इसमें 4 फील्ड्स हैं, स्पेशली वेटरनरी डॉक्टर हैं, MBBS है, फिर आपके डेंटिस्ट्री है, डेंटिस्ट है, फिर इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट है। 4 फील्ड हैं। इसके अलावा फिर फार्मेसी है, फार्मासिस्ट होते हैं, वो भी डॉक्टर हैं। अब D फॉर्म कहलाते हैं वो, पहले वो B फॉर्म थे, B फार्मेसी थी ना, तो अब वो D फॉर्म हो गई। जिस तरह इसमें जिद्दत आई फिजियोथेरेपी में, ये फिजियोथेरेपी कहलाता था, BSc, फिर इसके अलावा BS हुआ, फिर उसके बाद DPT हुआ, अब मज़ीद आगे। तो इसी तरह फार्मेसी में भी ऐसा ही था, पहले B फार्मेसी था, अब D फॉर्म है, मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। वेरी गुड। तो वो भी अब डॉक्टर्स हैं। तो लेकिन बात यह है कि जो डॉक्टर है वो तो यकीनन डॉक्टर है, और फिर आप इसमें 2 राय तो है नहीं कि आप इसमें परेशान हो कि मैं पता नहीं कि मैं जा रहा हूँ जिसके पास वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। एक बात तो ये है। लेकिन अगर आपके किसी बड़े को, बुज़ुर्ग को, किसी को प्रॉब्लम है, तो वो किसी पोस्चर की वजह से हो सकता है। ये वो लोग हैं जो आपकी जगह रह के हेल्प करते हैं, मतलब जो ज़रूरत आपकी थी, माँ बाप की खिदमत करना, ये वो लोग हैं जो आपके बूढ़ों के बहुत करीब हो जाते हैं, आपकी तरह ही उनको ट्रीट करते हैं, क्योंकि इनको ट्रेनिंग जो दी जाती है वो ये इतने काम होते हैं, इतने पोलाइट होते हैं, और ये इतना ज़्यादा आपके पेरेंट्स को
बुज़ुर्गों को इस अंदाज़ में ट्रीट करते हैं कि उनकी मेंटली भी और फिज़िकली दोनों तरह की चीज़ों को समझते हैं। वो इतने क्लोज़ हो जाते हैं क्योंकि एक दिन का ट्रीट नहीं होता, हाँ ये कुछ दिन चलता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा जो फैमिली के जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी रिहैबिलिटेशन हो रही होती है वो इनसे बहुत अटैच हो जाते हैं। तो वो फैमिली का एक फ़र्द की तरह उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। इतनी मोहब्बत से करते हैं तो ज़ाहिर है ये मोहब्बत और ये जो जज़्बा है ये उनको एक्चुअली ट्रीटमेंट के जो कर रहे होते हैं तो उनको उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, उनको जो दी जाती है। तो मैं क्या समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो अपनों की तरह आपका ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल मोहब्बत से करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत आला, रियली बहुत बहुत ही यूनिक बात की वाकई। ये जब आते हैं, क्योंकि जब रिप्लेसमेंट हुए मेरी वाइफ की नींद के ना, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट आते थे, बिलीव इट और नॉट, आप यकीन करें या ना करें, वो इतने प्यार से बातें करते करते, मतलब आई मीन बंदे से अगर इमीडिएटली अगर कोई झटका लगा दे तो और बातें, लेकिन वो बातें करते करते वो इतनी आसानी से काम कर रहे होते थे कि वो बंदे को फील भी नहीं होता था और काम हो जाता था। और इसी पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि ब्रेक भी ज़रूरी है ना। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखिए बातें हैं बेहतरी के लिए और इसमें हम सबको शामिल होना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं प्लीज़। वेलकम बैक। तो बात हो रही है रिहेबिलिटेशन डे के बारे में और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने तो कमाल कर दिया। वाकई ये काम था अपनों का, जो गैर कर रहे हैं अपनों से बेहतर, है ना, कमाल की बात। दरअसल मैंने बताया ना कि जितने प्यार से मोहब्बत से घुल मिल के बातों बातों में, मतलब वो इस तरह की एक्सरसाइज करवा लेते हैं कि आम तौर से आदमी कर ही नहीं सकता। और आजकल अपने तो माफ़ कीजिएगा टाइम कहाँ है, देखिए हमारे पास टाइम नहीं होता, तो क्या करें भाई, व्हाट्सएप देखें, फेसबुक देखें, मतलब क्या करें, वीडियोस देखते रहें, मतलब टाइम थोड़ी है, मतलब बुजुर्गों के हाथ पैर दबाएं। पहले के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ज़रूरत यूँ भी महसूस नहीं होती थी कि घर के लोग ही जुड़ जाते थे, कभी बेटा आया है, कभी बहू आई है, कभी बेटी आई हुई है, मतलब माशाअल्लाह जुड़े भी रहते थे, बरकतें भी होती थी। आज बरकतें कम क्यों है, इसकी वजह ये भी हो सकती है। डॉक्टर साहिबा बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज़ किया। डॉक्टर साहब की बात यह है कि डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में थोड़ी थोड़ी इस्लामिक एक पॉइंट्स दे देते हैं। ये भी इस्लामिक ही है ना, जो अपनों का काम था वो गैर कर रहे हैं और अपनों से बेहतर कर रहे हैं। सर क्या बात है आपकी, हमेशा की तरह मुझे गैर बताओ मत करते हैं दीजिएगा। अपनों की तरह। हाँ, गैर करते हैं अपनों से भी बेहतर, मैं ये कह रहा हूँ। जी जी। अब आप ताव दे दें ताकि इंटरेस्ट चला जाऊँ। जो खुश होते तो ऐसे ही करते हैं, करना भी चाहिए। अब ये देखिए कितने दुख की बात है, मतलब लोग वाकई पहले के ज़माने में, आप घर माशाल्लाह आपसे भी पहले आपके पेरेंट्स भी माशाल्लाह, तो पहले कैसे हम जुड़े यूँ भी होते थे ना कि मतलब अब बैठे हुए हैं तो पैर भी दब रहे हैं आपके, तो वो एक्सरसाइज भी, बेसिकली एक्सरसाइज भी है, थोड़ा पैर ऊंचा किया फिर नीचा किया। अब ये फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं। जी जी। तो मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? और ये जो है ना, ये शोबा जिसको हम आज तक बड़ा इजी ले रहे थे, अब बड़ा डे बाय डे इसकी अवेयरनेस बहुत आ रही है। लोग समझने लगे हैं कि नो डाउट दे आर नाउ वेरी वेल एजुकेटेड एंड अपडेटेड, यू कैन से। दैट्स द रीज़न ना, मतलब कि पहले अवेयरनेस नहीं थी तो अपडेटेड भी नहीं थे, और लोग मतलब अच्छा पहले ये था कि कुम्हार थे तो वो थोड़ा सा लोग डर भी रहे थे, क्योंकि बड़े गलत काम भी हो जाते थे ना। कंधा अगर आपका उतर गया तो चढ़ाने के बाद हड्डी के ऊपर ही चढ़ गया आपका, जी। तो एक के दो हो गए जी। तो ये जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मतलब आप क्या समझते हैं हमारी जो मेडिकली जो फील्ड है उसमें इनका कितना बड़ा शेयर है? जी, वो आप अभी जो बात कर रहे थे उसी के सिलसिले में मैं बात करूंगी कि एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन लोगों के जहन में ये है, जब आते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के जहनों में कॉन्सेप्ट होता है फिजियोथेरेपी का, जी एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज का मतलब फिजियोथेरेपी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजियोथेरेपी जो है वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक थेरेपी, रिहेबिलिटेशन थेरेपी है। उसमें दो पोर्शन है, दो पार्ट्स होते हैं इसके। अगर आपको सिवियरिटी है, पेन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो
पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इन्फ्लेमेशन का, पेन का, स्वेलिंग का, मसल में अकड़ाव है, रेडनेस है, इस चीज़ को ट्रीट किया जाता है। मूवमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चर बन रहे हैं, घुटने जुड़ गए, हाथ जुड़ गए, हाथ सुन हो रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए बाकायदा पेन मैनेजमेंट की हमारी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं फिजियोथेरेपी वालों के जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, वो दिए जाते हैं। उसके साथ साथ उनकी कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती हैं। ऑर्थोटिक्स का एक फील्ड है, वो उसमें रिकमेंड किया जाता है। कुछ ऐसी बेल्ट्स दी जाती हैं, कुछ क्रचेस दी जाती हैं, कैलिपर हैं, ब्रेसेस हैं, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके साथ साथ जो है इसमें हम जो है मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर, इस तरह से मसल रिलैक्सेंट, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। उसके बाद जब पेशेंट इस काबिल हो जाता है कि उसका पेन सबसाइड हो गया, मूवमेंट ईजी हो गई, तो उसके बाद जो है फिजियोथेरेपी में सेकेंड पार्ट जो है वो रिहैबिलिटेशन का आता है। रिहैबिलिटेशन में जो है मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, उनकी पोजीशन, प्रॉपर गेट ट्रेनिंग के पेशेंट ने किस तरह चलना है कि दोबारा से उसको दर्द ना हो जाए। एक्सरसाइज का मतलब फिजियोथेरेपी नहीं है। फिजियोथेरेपी टोटली डिफरेंट फ्रॉम एक्सरसाइज। आपको अगर देखें, अगर आप WHO रिकमेंड करती है, WHO ने फर्स्ट टाइम जो है फिजियोथेरेपी डे जो है 1951 में जो है इसको रिकमेंड किया था, लेकिन इसको ऑफिशियली जो है 8 सितंबर को 1996 में जो है इसको UK में जो है इसकी सेलिब्रेशन हुई। और उसके बाद से इस दफ़ा भी जो इसका थीम रखा गया है वो है बैक पेन, लो बैक पेन, यानी कमर का दर्द। इसी तरह से जिस तरह से WHO FDA अप्रूव्ड जो भी ट्रीटमेंट है वो सारे ट्रीटमेंट उसका मतलब ट्रीटमेंट है, नॉट ओनली एक्सरसाइज। तो ये कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन है कि लोग अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को इतना बढ़ा लेते हैं, इतना एग्रीवेट करते हैं कि उनको समझ ही नहीं है कि किस तरह के डॉक्टर से क्या इलाज कराना है। पेन मैनेजमेंट की जहाँ बात है वहाँ फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की बात है, वो बाद में अच्छा, इसमें भी फिर आगे जाकर अगर ये एक्सरसाइज नहीं है सिर्फ, इसका मतलब ये है कि इसमें आगे स्पेशलाइजेशन है, न्यूरोमस्कुलर है, गायनी है, स्पोर्ट्स है, उसके बाद जो है डिफरेंट कार्डियोलॉजी है, रेस्पिरेटरी है, मतलब डिफरेंट पीड्स आ जाता है, स्पोर्ट्स आ जाता है। इस तरह से इसकी आगे स्पेशलाइजेशन है। जैसे जो स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं, जो जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी आप देखते होंगे, हॉकी है, क्रिकेट है, वहाँ पे भी उनकी ट्रीटमेंट होती है, रिहैबिलिटेशन। और अब तो फिजियोथेरेपी में आगे इतनी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे कि अब मैनिपुलेशन है, मोबिलाइजेशन आ गई है, ड्राई नीडलिंग आ गई है, डायनामिक कपिंग आ गई है, रिहैबिलिटेशन के डिफरेंट प्रोसीजर्स आ गए हैं। अब तो इतना ज़्यादा है क्योंकि लोगों को चाहिए कुछ अवेयरनेस लें, कुछ अपग्रेड करें ताकि वो मज़ीद। और आपको पता है WHO ने एक चीज़ रिकमेंड की है कि एक होती है एवरेज एज या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि आपकी टोटल एज कितनी है, लेकिन जो WHO रिकमेंड करती है 2023 में जो है आप लोगों की जो एवरेज USA से लेते हैं वो कैलकुलेशन, उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन 30% जो है वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इजाफा हो रहा है, जबकि अभी 23 है। तो मतलब 2030 तक जाकर जो है आपके जो बूढ़े लोग हैं उनकी एज में 30% जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करना, जैसे फिजिकल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन शामिल है उसमें। अच्छा, मतलब ये कि फिजियोथेरेपिस्ट मतलब माशाल्लाह बहुत बड़ा एक, कहते हैं बहुत बड़ी फील्ड है एक तरह से देखा जाए बहुत तो। बड़ी, वही इतने तो सारे मतलब आई मीन आपने कहा कि एक्सरसाइज समथिंग डिफरेंट एंड आपका जी, फिजियोथेरेपी इट्स अ टोटल ट्रीटमेंट, टोटल थेरेपी। उसमें खाली एक्सरसाइज है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर्स ने दिया पेशेंट को, आप एक्सरसाइज कर लें, फिजियोथेरेपी से पास चल जाएं, आप एक्सरसाइज बता देंगे। यानी कि मैं ये कहती हूँ ये एजुकेशन की ज़रूरत है डॉक्टर्स को भी और तमाम लोगों को भी। नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल तयशुदा बात है। मतलब जब वाइफ का ये मामला हुआ था तो उसके बाद जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट बाकायदा मतलब वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं ना, बल्कि फिजियोथेरेपिस्ट को वुंड मैनेजमेंट तक, मतलब जाहिर सी बात है वो फार्माकोलॉजी, सर्जरी सब कुछ पढ़ते हैं, बाकायदा उनका एग्जाम होता है, उनको डिग्री दी जाती है इन्हीं बेसिस पे, तो सब कुछ नॉलेज होती है। तो ये सोचना कि उन्हें ये नहीं पता बस खाली जाएं एक्सरसाइज करा दे, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है लोग। हाँ वेरी गुड। देखिए नॉर्मली यही जहनों में आता है हमारे कि फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाते हैं, ऐसा नहीं है। पेन मैनेजमेंट के बारे में डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल्ड बात की है, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं रियली, मतलब बहुत बड़ी डॉक्टरेट है ये। हम मतलब वही बात है ना कि इसकी अवेयरनेस ज़रा कम ही है, जानकारी। अब मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम्स जब आएंगे तो लोग समझने लगेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली हैं क्या, दे आर डॉक्टर। अब वो फिजियोथेरेपिस्ट क्या है कि हम उनको बिल्कुल वो कर देते हैं। मैं तो समझता हूँ डॉक्टर साहब अब फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं कहना चाहिए इनको,
आई मीन नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट ही कहना है। डॉक्टर नहीं यूज करे? नहीं, जब ऑर्थोपेडिक है तो उसको डॉक्टर तो नहीं कहा जाता, उसको ऑर्थोपेडिक कहा अच्छा जाता है। अच्छा, आप हाँ, ये भी बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सर्जन कहा जाता है उनको। जी का। और इसके अलावा ये है कि अगर आपके पास फिजिशियन है, उसको भी आप डॉक्टर नहीं कहते, आप कहते हैं ये फिजिशियन को दिखाने जा रहा हूँ। आप ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कहते हैं यार आप, मैं आंखों वाले डॉक्टर के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। तो सबके अपनी अपनी फील्ड है, उसी फील्ड के हिसाब से उसका नाम है। फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब ये नहीं कि आप फिजियोथेरेपी, जब हम फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कहता कि डॉक्टर नहीं है। तो फिजियोथेरेपिस्ट उसकी फील्ड है, फिजियोथेरेपी है वो। फिजियोथेरेपी इस, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, तो आपका अगर ऑर्थोपेडिक होगा तो ऑर्थोपेडिक है। डॉक्टर तो नहीं कहते डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ऑर्थोपेडिक के पास जा रहा हूँ, हैं आई सर्जन के पास जा अच्छा, रहा हूँ। ये डॉक्टर साहब वेरी एग्रीड, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट को हम थोड़ा सा बड़ा हल्का लेते आ मैं रहे हैं। उसकी रीज़न हाँ, देता वो हूँ। उसकी please। रीज़न ये है कि कुछ ऐसे लोग इस फील्ड में पहले शुरू में घुसे जो लोगों को मालिश भी किया करते थे, इसलिए ऐसी फील्ड में लोग समझते हैं कि ये मालिश करते ये तो हैं। शुक्र है मालिश ये नहीं कह रहे हैं मैंने। नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया ना कि आपका काम नहीं था ना, ये आपका काम ट्रीटमेंट देना था, आपने ये काम थोड़ी करने हैं। अच्छा, अब आपने एक, डॉक्टर शबाना ने एक पॉइंट रेज किया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई, लेकिन अभी भी देखें आप, आपके गांव में बूढ़े बूढ़े लोग आपको नज़र आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी एज के लोग नज़र आएंगे, वहाँ तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शहरों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, वो इसकी वजह यह है कि यहाँ हम लोगों ने कुछ रिहेबिलिटेशंस की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी। गांव में तो दे रहे हैं, कैसे? इसलिए कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो एक दूसरे के साथ जब आप जुड़ते हैं ना, तो आप गुफ्तगू करते हैं, तो मेंटली तौर पे जब स्ट्रेस रिलीज़ होता है, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो आपकी सारी स्ट्रेस टेंशन दूर हो जाती है। वहाँ बूढ़े भी काम करते हैं, शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में हम बूढ़ों को बिठा देते हैं, वहाँ ये होता है कि बूढ़े जो हैं काम में लगे रहते हैं, और आप एक ग्रुप की शक्ल में सारी रात दिन जब आपको टाइम मिलता है आप उनसे गुफ्तगू करते हैं। जब गुफ्तगू करते हैं तो यकीनन उनकी रिहेबिलिटेशन होती है। यही काम डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट करता है। तो आप जब अपनी फैमिली के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ जाते हैं, अभी भी आप देखें कि एक फैमिली जिनके जो लोग हैं बूढ़े हैं, वो अपने बूढ़ों को या उनके साथ आप पार्क में ले जाते हैं और वहाँ जाके वो बूढ़ों के साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं, तो एज कम्पेयर टू वो कम बीमार होते हैं जो घरों से नहीं निकलते। तो इसीलिए अपने बूढ़ों के साथ जुड़िए, उनसे गुफ्तगू कीजिए, गपशप कीजिए, तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तकलीफ़ जब होती है जब आप अपनों से दूर हो जाते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। अपनों से दूर हो जाते हैं, गैर अपनों से अच्छा काम करते हैं। सर बड़ी बातें हैं ये। हमारी परेशानी की सबसे बड़ी वजह शायद ये भी है कि हम अपनी जो एक्चुअल जो हमारा कल्चर है उसको हम भूल चुके हैं। पर है नहीं, आओ अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम बहुत बेहतर हैं। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, गाँव के लोग जो है ना, एक्चुअली पता है क्या है कि डॉक्टर साहब चलते फिरते बहुत हैं। मतलब अगर मर्द का भी ले लें, औरतें भी ले लें आप, आई मीन औरतें भी मतलब फील्ड में होती हैं, काम करते हैं। आई मीन जो खेती बाड़ी होती है उसमें यही रिहेबिलिटेशन है ना सर, ये उनकी जॉइंट की मूवमेंट है, एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें हैं, और हमारे यहाँ तो नहीं कर सकते। और बड़ा औरतें जो है ना गाँव में मतलब साथ देती हैं मर्दों का। मतलब कमाल की बात है ना, गर्मी सर्दी पानी आपको पता है ना, बहुत सी चीज़ें होती है लेकिन साथ देती हैं। तो इसलिए वो भी खुद भी एनर्जेटिक रहती हैं, और उनके मर्द तो क्या बात है। हमारे यहाँ शहरों में अब डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, अदब करें, बेशक करें, ये हमारे दीन में है, हमारे कल्चर में है, लेकिन उनको बिला वजह बिठाएं नहीं आप, उनको मूव करने दें, उनको एक्टिव रहने दें आप। इससे क्या होगा कि वो एक्टिव रहेंगे तो उनकी जो जितने भी आई मीन जिस्म है उनका वर्किंग में रहेगा, वो एक्टिव रहेंगे, बीमारी से दूर रहेंगे। अदब आदब अपनी जगह है, वो एक अलग ही बात है। लेकिन प्लीज़ उनको ऐसा ना कर देंगे, नहीं मैं लाता हूँ, नहीं आप बैठे नहीं मैं करता हूँ, नहीं ठीक है, लेट देम डू। अच्छा है ना, एक्टिव रहेंगे भाई, क्या ही अच्छा है। एक्टिव रहेंगे तो अल्लाह ताला के, हम सब कहते हैं ना, अल्लाह ताला मोहताजी से बचाए, जान की भी और माल की भी। डॉक्टर साहब अब वो हम निकल गए थे थोड़ा सा गांव की तरफ, और बात तो बड़ी ज़बरदस्त की डॉक्टर साहब ने कि वहाँ हर एक काम करता है। हमारे शहरों में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा अब होने लगी हैं। गांव में तो मेरे ख्याल से कोई फिजियोथेरेपिस्ट होगा भी नहीं, और वो रिहेबिलिटेशन डे भी क्या बनाते होंगे। तो हमारे शहरों में ये चीज़ें अब इतनी ज़्यादा क्यों होने लगी हैं?
देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि आप लोगों को ये बताऊँ कि फ़िज़ियोथेरेपी जब होती है, तो क्या होता है, नॉर्मली अगर हम मेडिसिन लेते हैं, हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप सबको ये बात मालूम है। अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर है, दर्द होगा तो पेन किलर लेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी लेंगे, यही चीज़ें आप लेते हैं, मसल रिलैक्सेंट लेंगे। इससे क्या होता है कि आपके मैदे पे भी बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग अगर आप ले रहे हैं, मैदे पे असर हो सकता है, लीवर पे असर हो सकता है, किडनी पे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारे, लेकिन जब आप फ़िज़ियोथेरेपी कराते हैं, फ़र्ज़ करें घुटने का जोड़ है, घुटने के जोड़ के गिर्द कार्टिलेज होती है। अमूमन इतनी दवाएं खाने के बाद भी आखिर में पेशेंट आता है, आके कहता है हमारे जॉइंट में स्पेस कम हो गई है, अब हमें ऑपरेशन कराने का डॉक्टर ने कह दिया। और अच्छा, दवाएं खाने के साथ रिटेंशन हो गई, हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया, वेट गेन कर लिया, हम चल नहीं सकते। ये सारी सिचुएशन आती हैं, रिप्लेसमेंट की तरफ आ जाती हैं। आपने इतनी मेडिसिन्स ली, आपने सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद आपका दर्द नहीं गया, उसके बावजूद आपका वेट कम नहीं हुआ, ज़ाहिर है आप चल नहीं सकते, आपका वज़न बढ़ जाएगा। जब आपका वज़न बढ़ेगा तो घुटने का जोड़ जो ज़ाहिर है वज़न सहता है, आपके ज़्यादा वज़न पड़ने लगेगा तो वो और ख़राब हो जाएगा। जो कार्टिलेज, जो नरम हड्डी है, वो अल्लाह ताला ने जो जोड़ में बनाई है, वो हम बस वही होती है, उसमें से ऑयल प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर ये हड्डी, ये कुरकुरी हड्डी जाए, इसके ऊपर वाली झिल्ली खत्म हो जाए, वजन पड़ने से घिस जाए, तो उसके बाद जो है जब रिप्लेसमेंट होती है तब भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग झिल्ली नहीं बन सकती। ये कुदरत। तो असल में जब आप फिजियोथेरेपी कराते हैं, फिजियोथेरेपी वो लोकल ट्रीटमेंट है, घुटने पे लोकली आपको ट्रीट करते हैं, और वो जो कार्टिलेज आपकी डैमेज हो रही है, जो सूजन हुई हुई है, वो डायरेक्टली उसके ऊपर ट्रीटमेंट होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है, और वो पेशेंट का जो घुटना है वो डैमेज होने से बचता है। इसमें लोकल ट्रीटमेंट विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, आपकी मेडिसिन भी छूट जाती है। फिजियोथेरेपी वो ट्रीटमेंट है जो बीच का ट्रीटमेंट है, आपको सर्जरी से भी बचाता है और आपको पेन किलर दवाओं से भी बचाता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोगों को इसके कोशिश यही करें कि जैसे ही आपको कोई भी पेन हो, स्वेलिंग हो, दर्द हो, पाँव सुन हो रहे हैं, एड़ी में दर्द है, तो फौरी तौर पे आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। वो आपको बताएगा कि आपकी ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी पेन किलर भी छूट जाती हैं और ऑपरेशन से भी आप दूर हो जाती हैं। वेरी इजी एंड सिंपल। हम हमेशा हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें आप। देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया कि आई स्पेशलिस्ट, हम कहते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास जा रहा हूँ, या यहाँ जा रहा हूँ, या वहाँ डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये जो एक चल पड़ा है ना सिलसिला कि फिजियोथेरेपिस्ट आता है तो अच्छा फिजियोथेरेपी के पास आ रहे हो, तो अरे कमाल है भाई, ये डॉक्टर नहीं है। तो ये डॉक्टर है, पहले तो अपने जहन को ही थोड़ा सा क्लियर कर लें कि दे आर डॉक्टर, फुल्ली इक्विप्ड, आई मीन इक्विप्ड है ये अपने जो भी इनका एरिया है उसमें। अब देखें ना, आपको अगर ऑपरेशन से कोई बचा रहा है तो ये कोई आम आदमी तो बचा नहीं सकता, हनी मोहम्मद तो बचा नहीं सकता भाई, वो तो लेके जाएगा सर्जन के पास कि भाई काट दो। लेकिन देखें, ये आपको मेडिसिन भी देते हैं अकॉर्डिंगली और वर्किंग करते हैं। कितना इजी बता दिया कि आपको मेडिसिन से दूर, आपको ऑपरेशन सर्जरी से दूर, व्हाट एल्स यू नीड, आई मीन। तो दे आर डॉक्टर, ये क्लियर कर लीजिएगा प्लीज़। डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि डॉक्टर, रियली दे आर डॉक्टर, मतलब 5-6 साल का कोर्स करना। उनकी डिग्री भी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी उनकी डिग्री में है, जैसे MBBS की डिग्री में लिखा हुआ है तो वो तो डिग्री में है, उसमें तो किसी को एक्सेप्ट कराने की जरूरत ही नहीं, वो तो डिग्री में मेंशन है। एक्चुअली ये डॉक्टर साहबा, ये बड़ा अच्छा ही आज प्रोग्राम हो रहा है, रियली माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी अवेयरनेस है। बिल्कुल, यानी माफ़ कीजिएगा, मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट है नहीं, वो तो अगर हम किसी को कहते हैं ना कि फिजियोथेरेपी के पास जा, अच्छा आई स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, फिजियोथेरेपी, सीधे एक्सप्रेशन, आई मीन हम इतना मतलब उससे कह रहे हैं कि बड़े दुख की बात है। नाउ आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, दे आर डॉक्टर सर। मैंने स्टार्ट में कहा ना कि अभी थोड़ी देर पहले कि वो ये कि इनकी कुछ क्वेक्स और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस फील्ड को ज्वाइन किया। कहाँ है वो यार, बात तो मिले। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मालिश और इस तरफ को ले गए तो वो फील्ड को बदनाम किया। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसलिए कि देखिए मैंने भी जिक्र किया कि आप रिहेबिलिटेशन कर सकते थे। आप जब लोग अपने बड़ों के साथ बैठते हैं तो बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मुझे याद है कि डॉक्टर शबाना भी इस चीज़ से अवेयर है कि मेरी दादी जो है 100 से ऊपर थी और माशाल्लाह उन्होंने एक्टिवली हर वक्त अपने चीज़ों को परफॉर्म किया। और जब हम जाया करते थे गांव में तो हमारी दादी जो है वो बाकायदा अपने हाथ से रोटी बना के दिया करती थी। तो कौन करता है 100 साल से ऊपर। तो आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत स्लिम और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह अपने जानवरों में से कुछ जानवरों का दूध भी खुद दोया करती थी। और
ایون کہ وہ لسی بھی خود بلوایا کرتی تھی اور مکھن نکال کے ہمیں دیا کرتی تھی. بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ایکٹیو اس لیے ہیں کہ وہ کسی کام کو شرم محسوس نہیں کرتے. ہمارے ہاں کیا ہے, بوڑھوں کو بٹھا دیا جاتا ہے کمروں میں اور ان کے لیے ایک نوکرانی رکھ دی جاتی ہے, میڈ رکھ دی جاتی ہے. لیکن اگر رکھ بھی دیں تو کیا وہ میڈ ان کو ایکسرسائز کرائے گی, کیا ان کو باہر لے کے جائے گی؟ وہ تو صرف اور صرف ان کو لٹا دے گی. پھر اس کا پوسچر جو ہے بڑوں کا, وہ پوسچر خراب ہونے کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے. وہ دو تکیے لگا کے ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں اور ایک ہی پوسچر میں لیٹے رہتے ہیں. لیٹے رہنے کی وجہ سے ان کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے, دو تکیے لگاتے ہیں تو گردن میں تکلیف ہوتی ہے, سن ہونا شروع ہو جاتی ہے جسم, اور موومنٹ نہیں ہوتی. موومنٹ صرف اتنی ہوتی ہے کہ بیڈ سے واش روم, واش روم سے بیڈ. اور لیکن اگر آپ خود سوچیں کہ اگر آپ اپنی موومنٹ کو روک دیں گے تو یقیناً ایک جوڑ میں تکلیف ہوتی ہے. تو جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ ابھی کل سے درد شروع ہوا ہے. تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, یاد رکھیے ہمیشہ, یہ ایگزامپل بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جب آپ کا کوئی ڈرینیج بند ہوتا ہے تو آپ کا جب پانی نکلنا شروع ہوتا ہے تو آپ کو اسی وقت نظر آتا ہے کہ پانی ابھی نکلنا شروع ہوا. تو لیکن یاد رکھیے کہ ڈرینیج کب سے بند ہو رہا تھا اور وہ چکناہٹ کب سے اس میں رک رہی تھی. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں پتی وغیرہ کب سے پھنس رہی. سر یہ تو مجھے آج پتا چلا کہ آپ کچن میں کتنے انوالو ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بھی میسیج ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ گھر کے کام بھی کیا کریں. ہاں ایسا نہیں کہ اگر آپ وہ ایک دن میں ڈرینیج بند نہیں ہوتا. سر ایکچولی وقت نہیں, لاسٹ میسیج آ رہا ہوں میں آپ کی طرف. وقت جو ہے نا وہ ہمیں جکڑے ہوئے ہیں, لیکن باتیں ماشاء اللہ. سر دیکھیں آپ سن لیں, مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ جو سینئر سٹیزن ہیں نا وہ تھوڑا سا معاف کیجیے گا گھر میں بھی انوالو رہیں, مطلب ایکٹیو رہیں گے. جی پلیز ڈاکٹر صاحب. جی بس میں آخر میں ورلڈ فزیو تھراپی ڈے پہ تمام بھی ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کو مت پرواہ کریں, ڈونٹ کیئر کہ کوئی آپ کو کیا سمجھتا ہے, کوئی آپ کو پیشنٹ ریفر کرتا ہے نہیں کرتا. آپ کا کام ہے ریہیبلیٹیشن کرنا, آپ کا کام ہے ٹریٹمنٹ کرنا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی آپ نے خدمت کرنی ہے. اپنے مشن کو جاری رکھیں بغیر کسی کی اسسٹنس کو. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. واہ واہ واہ, واقعی یو پیپل آر ڈاکٹر, ریئلی یو پیپل آر ڈاکٹر. جس طرح بڑا کام آپ کر رہے ہیں, معاف کیجیے گا ایک جنرل فزیشین بھی نہیں کر رہا. بڑی بات ہے. ہنستے کھیلتے آپ, مطلب پیشنٹ کو فیل ہی نہیں ہوتا. یہ تو خیر میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے. ایک بات آپ کی آخری ایک چیز ہے, سوری میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ان کی قابلیت کا اندازہ آپ اسے ہے کہ گریجویشن لیول پہ یہ وہ واحد فیلڈ ہے جس میں گریجویشن انڈر گریجویشن میں جو ہے وہ آپ کی ریسرچ تھیسز لکھی جاتی ہے. تھیسز آپ کو پبلش کرانی ہوتی ہے. آپ سوچیں ریسرچ تھیسز لکھنا, ورنہ تو ماسٹرز لیول پہ کری جاتی ہے, لیکن اس فیلڈ میں انڈر گریجویٹ جب ہوتے ہیں تو آپ کو ریسرچ تھیسز بنانی پڑتی ہے اور سبمٹ کرانی پڑتی ہے. واہ واہ واہ, ہمارا سلام ہو سر ایٹ لیسٹ, کہ یہ تو خیر بہرحال آپ ہی کی برادری کے ہیں, لیکن میری طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے آپ سب کو سلام ہو. بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کام میں اور مطلب کیا کہتے ہیں نکھار لائے, اور جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں نا وہ اپنی مثال آپ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے, عام آدمی کو, کہ آپ کی کیا ویلیوز ہیں. اینڈ ریئلی یو پیپل آر ڈاکٹر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ ڈاکٹر نصراللہ صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر شبانہ جی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.